हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग रिवर की क्लास में आ चुके हैं। हम लोग क्या क्लास 9th की एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे जियोग्राफी में, और हमने लगभग 9 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में आए हैं और रिवर के बारे में ही अभी हम समझ रहे थे। ठीक, चैप्टर नंबर 3 है आपका। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में तो अपवाद तंत्र नाम से है, तो उसमें सारी चीजें रिवर के भी बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि रिवर क्या है इसके बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो नदी। तो नदी को देखने से पहले हमको नदी के बारे में 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि मुख्य नदी मतलब मेन नदी क्या होती है, सहायक नदी मतलब कि ट्रिब्यूटरी रिवर क्या होती है, नदी तंत्र मतलब कि जो रिवर सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं, बेसिन या फिर द्रोणी। बेसिन इंग्लिश में कहते हैं, द्रोणी हिंदी में कहते हैं, मतलब जियोग्राफिकल लैंग्वेज में। तो बेसिन या द्रोणी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे समझेंगे। तो मुख्य नदी जो होती है, अगर मान लीजिए कोई नदी जो पर्वत या ग्लेशियर से निकलती हो, ठीक, और अपने ढाल के अनुरूप बहती हो और मार्ग में सबसे गहरी हो, उसी को कहेंगे मुख्य नदी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि गंगा नदी है, वो किस ग्लेशियर से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है, और वो बहते हुए आती है, मार्ग में लंबी होती है। सर कहेंगे कि आप लोग कहेंगे कि सर यमुना तो यमुनोत्री से निकलती है, तो इसका मतलब भी वो मुख्य नदी हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई गंगा से कम है और मार्ग में गहरी भी कम है, और वो कहाँ पे आके इलाहाबाद में आपका मुख्य नदी से मिल जाती है। तो मुख्य नदी के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि वो गहरी हो और लंबी हो और किसी ना किसी पर्वत या ग्लेशियर से निकले। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका आएगा सहायक नदी। सहायक नदी मतलब होता है ट्रिब्यूटरी रिवर, मतलब कि मुख्य नदी में आकर जो मिले और उसकी गहराई कम हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये गंगा नदी है। ठीक, ये गंगा नदी है और यहाँ पे यमुना नदी आके आपका यहाँ पे इलाहाबाद में मिल गई। तो गंगा नदी कौन सी नदी होगी? मुख्य नदी। यमुना नदी आके मिली है तो यमुना नदी होगी सहायक नदी। होपफुली आपको एकदम क्लियर इमेज बन रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो नदी तंत्र। नदी तंत्र क्या है? मुख्य नदी तथा सभी सहायक नदी से मिलकर जो बनता है। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए गंगा नदी है और इसकी ये एक शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ठीक, यमुना नदी, चंबल, सिंधु, बेतवा, ये सब आके यमुना मिलती हैं, और यमुना जाके इलाहाबाद में किससे मिल जाती है? गंगा से। टॉन्स, रिहंद, सोन, ठीक, ये सारी नदी गंगा में आके मिल रही है। और गंगा आपका देखिए, गंगा ये जा रही है और यहाँ पे जाके आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। ठीक, तो हमने देखा कि गंगा नदी जो है, वो अगर मैं फिगर बनाऊं, गंगा नदी ऐसे जा रही है और इसमें कई नदियां आके क्या हो रही है? मिलते जा रही हैं, मिलते जा रही हैं, मिलते जा रही हैं। ठीक, तो मेन नदी थी और सहायक नदी। तो मेन नदी और सहायक नदी से मिलकर जिस तंत्र का निर्माण होता है उसी को क्या कह देते हैं? नदी तंत्र कह देते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। बेसिन या द्रोणी क्या होता है? बेसिन या द्रोणी मतलब कि यदि कोई नदी तंत्र द्वारा जहां तक सिंचाई का कार्य किया जा सकता है उस क्षेत्र को बेसिन या द्रोणी। अब देखिए, अब ये नदी तंत्र के द्वारा, जो ये नदी तंत्र आप देख रहे हैं, इस नदी तंत्र द्वारा जितने एरिया तक सिंचाई का मार्ग फैला होगा, मतलब जहां जहां सिंचाई हो सकती है, उसी को बेसिन या द्रोणी द्रोणी कह दिया जाता है। अब आता है कि भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है? तो अगर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो गधा सिंह के गोद में कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं। अब देखिए, कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी से तो महान नहीं ना, क्योंकि कृष्ण भगवान तो अवतार है। ब्रह्मा जी तो एकदम हमारे, अगर हम कहेंगे कि सबसे बड़े भगवान कौन है तो ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन विष्णु जी के अवतार कौन है? कृष्ण जी। तो ब्रह्मा से कृष्ण जी महान नहीं है। तो ये बस ट्रिक है इसको याद करने का कि गंगा नदी की सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद सिंधु नदी, फिर उसके बाद गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर महानदी और लास्ट में नर्मदा। तो अगर कोई पूछे कि सबसे भारत में सबसे बड़ा बेसिन या द्रोणी किस नदी तंत्र का है, तो गंगा नदी तंत्र का है। होपफुली समझ में आएगा। अगर कोई पूछते कि विश्व में सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी वाली, मतलब कि सबसे बड़ा बेसिन कौन से नदी का है, तो आप किसको बताएंगे? अमेजन नदी को। किसको बताएंगे? अमेजन नदी को। विश्व में अमेजन, भारत में गंगा। ठीक, होपफुली आपको क्लियर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको सब नदी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। दूसरी चीज कि जल विभाजक। जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक होता है कि जैसे कि जो दो नदियां होंगी, तो दो नदियों को जो अलग करता है उसी को जल विभाजक कहते हैं। जैसे कि मालदा दरार और चंडीगढ़ उच्च भूमि, जिसे दिल्ली रिज कहते हैं। अब क्या होता है, फिगर के माध्यम से समझिएगा
ये देखिए, ये भारत है, तो यहाँ पे मालदा दरार पाया जाता है। कौन दरार पाया जाता है? मालदा दरार। तो मालदा दरार से इस साइड से होते हुए आती है गंगा नदी और इधर से घूम के आती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोनों को, गंगा नदी को और ब्रह्मपुत्र नदी को, ये मालदा दरार क्या करती है? अलग करती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को कौन अलग करता है? मालदा दरार। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिल्ली रिच है, ठीक? दिल्ली रिच है, ये किसको किसको अलग करती है? गंगा और सिंधु को, गंगा और सिंधु को। मतलब गंगा इस साइड आ जाती है और सिंधु इधर से निकल के इस साइड आ जाती है। तो गंगा और सिंधु को कौन अलग करता है? चंडीगढ़ उच्च भूमि या दिल्ली रज। और मालदा दरार को कौन करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। जल विभाजक का मतलब कि जो जल को क्या करते? बांट करते, मतलब दो नदियों को अलग अलग करते, उसी को जल विभाजक कह देते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमको सबसे पहला तंत्र जो पढ़ना है वो सिंधु नदी तंत्र पढ़ना है। फिर उसके बाद गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, जैसे सीक्वेंस से है सारे हम पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम किस नदी तंत्र को पढ़ेंगे? सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र को पढ़ने से पहले हमको 2-3 चीजें बारे जान लेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। अब देखिए, मानसरोवर झील तिब्बत, चाइना के तिब्बत में ये पाया जाता है। चाइना के तिब्बत में ये पाया जाता है। तिब्बत पहले अलग राष्ट्र था, अब उस पर चाइना कब्जा करके कहता है कि ये हमारा है, ठीक? तो हमारा है तो अब मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि सारे देश मान चुके हैं कि तिब्बत चाइना का ही हिस्सा है। तो अगर कोई पूछे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है तो आप क्या कहेंगे? मानसरोवर झील से निकलती है। फिर उसके बाद कश्मीर होते हुए, देखिए यहाँ कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में यहाँ पे एक शहर पड़ता है कराची, वहाँ होते हुए अरब सागर में जाके मिल जाती है, ठीक? होपफुली समझ में आया होगा। सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। इसके तहत भारत इस नदी का 20% जल का ही प्रयोग कर सकती है। तो हम सिंधु नदी का केवल 20% यूज कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते, ठीक? होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा कि सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलती है। तो आप कहेंगे कि मानसरोवर झील से, ठीक? सिंधु नदी तंत्र मानसरोवर झील से निकल के कश्मीर होते हुए कराची के पूर्व से किस सागर में जाके गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। होपफुली आपका क्लियर होगा। ट्रिक के माध्यम से हमको याद करना होगी कि सहायक नदियाँ क्या हैं। तो इसकी सहायक नदी का ट्रिक है झेलना, चरस, विष। झेलना, चरस, विष। अगर मान लीजिए चरस जो होता है, चरस जो पी लेता है वो एक जहर के समान है और वो झेलता है। ये बस ट्रिक है, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि ये कोई सर अपने, मतलब ये बना बनाया है, इसको बस याद कर लीजिए। झेलना, चरस, विष। मतलब अगर कोई चरस के समान जो विष को पी लेगा तो उसको झेलना ही पड़ेगा, ठीक ना? तो अगर सहायक नदियों का एक ट्रिक है तो झे से हो जाएगा झेलम, चे से चेनाब, र से रावी, स से सतलज और ब से ब्यास। मतलब सिंधु की कितनी सहायक नदियाँ? 5। सिंधु की 5। पहला यहाँ पे झेलम आपको देख रहे हैं कि झेलम आके मिल रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद चीनाब आके मिल रही है। फिर उसके बाद रावी आके मिल रही है। फिर उसके बाद ब्यास और फिर उसके बाद आपका मिल रही है सतलज। और सारी नदियाँ जाकर इसमें मिल जा रही हैं, सिंधु में मिल जा रही हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु की कितनी सहायक नदियाँ? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। 1960 सिंधु जल समझौते के अनुसार हम केवल कितने % सिंधु के जल का उपयोग कर सकते हैं? 20%, ठीक? तो पूरी समझ में आया होगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। तो इन जो सहायक नदियाँ इनके बारे में बस लिखा हुआ है कि झेलम नदी जो है वो शेषनाग झील से निकलकर कश्मीर होते हुए सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। यह सिंधु नदी में मिल जाती है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक? रावी नदी के बारे में कहेंगे, सबसे बड़ी सहायक नदी रावी नदी के बारे में कहेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब के ऊपरी भाग से होते हुए चिनाब में मिल जाती है। व्यास का भी यही है, यह चिनाब में हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकल के पंजाब के सतलज नदी में जाके मिल जाती है। सतलज का क्या है? चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो ये बहुत ये नहीं है कि आपको इस सब को याद ही करना है, क्योंकि 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको केवल इतना याद करना था कि सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलती है, इधर से जाके अरब सागर में मिलती है कि बंगाल की खाड़ी में, ये याद रखना है। कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसको इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि नदियों के बारे में कि मुख्य नदी क्या होती है, सहायक नदी क्या होती है, ठीक? और कौन सी नदी मतलब सिंधु नदी तंत्र में कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, ये सब के बारे में मैं डिटेल से आपको समझा दिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।